हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ दान का हिसाब। आज हम इसके अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, राजा किसी को भी दान क्यों नहीं देना चाहता था। आप लोगों ने पाठ में पढ़ा था ना कि राजा किसी को भी दान नहीं देता था, उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी, है ना। तो क्यों नहीं देता था वो? क्योंकि वो बहुत कंजूस था। तो बिल्कुल सीधा सा उत्तर है, आप लिख सकते हैं, क्योंकि राजा बहुत कंजूस था, इसलिए वह किसी को भी दान नहीं देना चाहता था। हमारा दूसरा प्रश्न है, राज दरबार के लोग मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे राजा का विरोध क्यों नहीं कर पाते थे। देखिए, आपने पाठ में पढ़ा था, वो मन ही मन राज दरबारी लोग खुश नहीं थे राजा ने जो फैसला लिया उनकी मदद ना करने का, लेकिन क्या था, वो उसका विरोध भी नहीं कर पाए। विरोध यानी कि उसको समझानी देना, उसको ये कहना कि राजा जी ये काम गलत है ना। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने मन ही मन हूँ हाँ कर दिया था, यानी कि उसकी हाँ में हाँ हल्के हल्के मिला दी थी। तो ऐसा क्यों किया था उन्होंने? क्योंकि वो लोग जानते थे कि राजा बहुत कंजूस है, और अगर उसको राजा को बोला कि आप गलत फैसला ले रहे हो तो क्या कर सकता है, राजा उनको सजा दे सकता है। क्योंकि जब वो लोग हेल्प के मांगने के लिए आए थे, जो परेशान लोग थे, तो राजा ने क्या किया था, राजा ने उनके ऊपर गुस्सा किया था, है ना, क्रोध आ गया था राजा को। तो राजा ने उनको भी डांट डपट करके भगा दिया था। तो वो लोग भी क्या सोचते थे कि राजा की कंजूसी के बारे में वो जानते थे, और वे मन ही मन राजा को बुरा कहते थे, लेकिन वे डरते थे कि कहीं राजा उन्हें दंड ना दे दे, सजा ना दे दे, जेल में ना भिजवा दे, है ना, या उन्हें कोड़े ना मरवा दे। तो इसलिए वे राजा का विरोध नहीं कर पाते थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, राज दरबार में विद्वान और सज्जन लोग क्यों नहीं जाते थे। हमने पाठ में पढ़ा था ना कि नामी लोग तो बहुत आते थे राज दरबार में, लेकिन गरीब और दुखी, है ना, और विद्वान सज्जन, ये ऐसे लोग नहीं आते थे वहाँ पर। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि उनको बिल्कुल भी सत्कार नहीं मिलता था, आदर सम्मान नहीं मिलता था। तो आप भी ये लिख सकते हैं कि राज दरबार में विद्वान और सज्जन लोगों को बिल्कुल भी सत्कार नहीं होता था उनका, इसलिए वे लोग राज दरबार में नहीं जाते थे। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भिक्षा क्यों नहीं मांग ली, है ना। सन्यासी ने क्या बोला कि मेरा एक नियम है, मैं पहले दिन लेता हूँ, फिर उसी दिन उसका दोगुना लेता हूँ, अगले दिन उस दिन का दोगुना लेता जाता हूँ, तो इस तरीके से मैं भिक्षा लेता हूँ। तो सन्यासी ने सीधे शब्दों में नहीं बोला कि आप मुझे 50,000 रुपये दे दो, या 10,000 रुपये दे दो, या 20,000 रुपये दे दो, है ना। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि सन्यासी को पता था, वो राजा के बारे में जानता था कि राजा बहुत कंजूस है ना। राजा ने भी बोला था, अगर पहले दिन ही तुमने 2-4 रुपये मांगे तो ठीक है, 20-50 रुपये भी मांगे तो मैं नहीं दूंगा। तो इसलिए सन्यासी को क्या था, पहले से पता था राजा के बारे में, है ना, और इसलिए उसको कंजूसी के बारे में पता होने के बाद ही ऐसे शब्दों में भिक्षा मांगी। उसने एक तरीका अपनाया राजा से भिक्षा लेने का। हमारा अगला प्रश्न है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। पाठ के लास्ट में आपने पढ़ा कि सन्यासी के पैरों में गिर गया राजा, और उनके आगे गिड़गिड़ाने लगा, मिन्नत मांगने लगा कि सन्यासी मुझे माफ़ कर दो, है ना, अपना वचन वापस ले लो, और थोड़े से पैसे लेकर के मेरा पीछा छोड़ दो, है ना। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर राजा सन्यासी को उसकी भिक्षा में उसने जितनी भी रकम मांगी थी कि 2 गुना देते जाना मुझे 20 दिन तक, अगर इतनी रकम देता, इतने पैसे देता, तो उसका तो देवाला ही निकल जाता ना। इतनी बड़ी रकम आज तक राजा ने किसी को दान नहीं दिया थोड़ा सा भी, और आज वो इतनी बड़ी रकम दे देगा तो उसका तो देवाला ही निकल जाएगा, है ना, यानी कि उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसीलिए वो क्या करने लगा, राजा जी से पैरों में पड़ करके माफ़ी मांगने लग गया था। इसी को बोलते हैं गिड़गिड़ाना। ठीक है। हमारा अगला है टॉपिक अंदाज अपना अपना। देखिए, सभी का अपना अपना अंदाज होता है, पहनने का, खाने का, बोलने का, है ना। तो ये भी कह रहा है कि आपका अपना अपना अंदाज है, आप इसे बना करके रखिए। और ये कह रहा है कि पाठ में कुछ वाक्य हमने पढ़े थे, तो आप इसे किस तरह से कहोगे यानी कि जैसे मैं आपको पाठ पढ़ाते टाइम समझाती हूँ ना, एक लाइन है, उसका मतलब बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको आसान भाषा में, आसान सीधे सीधे शब्दों में आपको बता देती हूँ कि इसका ये मतलब है ना, एग्जाम्पल देती हूँ। तो उसी तरीके से आपने भी इसको अपने शब्दों में, सीधे सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में बताना है। हमारा पहला वाक्य है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। पढ़ा था हमने पाठ में कि राजा दान के वक्त उसकी मुट्ठी बंद हो जाती थी।
तो इसको आप इस तरीके से कह सकते हैं कि दान के वक्त वे बहुत कंजूसी करते थे। देखिए राजा एक है, लेकिन राजा को आपको पता है ना, किसी को रिगार्ड देने के लिए, किसी को जब रिगार्ड देते हैं हम तो उसके बारे में हम ऐसे नहीं लिखते कि एक है तो था, नहीं थे। जैसे आप बोलेंगे पापा आ गए हैं शब्द वैसे बहुवचन में आता है ना। जैसे महात्मा गांधी बहुत अच्छे इंसान थे, आप ऐसे नहीं बोलेंगे बहुत अच्छा इंसान था, नहीं। जब किसी को आपने रिस्पेक्ट देनी है, रिगार्ड देना है, तो आप क्या करते हैं, उसको ऐसे ही बहुवचन में लिखते हैं। तो राजा के बारे में भी आप रिगार्ड देते हुए ऐसे ही लिखेंगे कि दान के वक्त वे बहुत कंजूसी करते थे। यहाँ पर वे शब्द और थे शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम उसको रिस्पेक्ट देने के लिए जब किसी बड़े के बारे में ऐसे लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं। हमारा दूसरा वाक्य है, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। देखा था ना, अपने पाठ में पढ़ा था आप लोगों ने, क्या हुआ था, जैसे ही मंत्री जी ने हिसाब देखा, भंडारी ने उसको हिसाब दिखाया तो उसका चेहरा फीका पड़ गया और बाद में तो वो बेहोशी हो गया था, है ना। तो चेहरा फीका पड़ना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है घबरा जाना, है ना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हिसाब को देखकर मंत्री घबरा गया, है ना। बिल्कुल सीधे शब्दों में आपने लिखा है, आसान शब्दों में लिखना है। अगला है, सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई, है ना। बोला था ना सन्यासी ने कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ 1 रुपया दे दो पहले दिन। तो ये सुन करके सभी ने क्या किया था, सभी को अच्छा फील हो रहा था। इसी को बोलते हैं जान में जान आना। जैसे बात को सुन करके आपको राहत महसूस होती है। जैसे मम्मी आपको बोलती है मार्केट में नहीं लेके जाऊंगी मैं अपने साथ, है ना। फिर आप बोलते हो प्लीज़ मम्मी ले चलो ना, फिर मम्मी क्या बोलती है, कोई बात नहीं आपके लिए ना मैं एक खिलौना ले आऊँगी। तो आपको क्या होता है, अच्छा फील होता है। इसी को बोलते हैं जान में जान आना, यानी कि राहत महसूस होना। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सन्यासी की बात सुनकर सभी ने राहत की सांस ली, यानी कि उनको अच्छा फील हुआ। अगला है, लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। पढ़ा था ना हमने ये लाइन कि राजकोष में बहुत सारा धन पड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी राजा कंजूसी करता था और जो गरीब लोग थे उनकी मदद नहीं करता था। और सागर यानी कि समुद्र के जितना, जैसे समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, वैसे राजा के राजकोष में बहुत सारा धन था। तो आप इसको सीधे शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं कि राजकोष में बहुत सारा धन है। ठीक है, राजकोष में बहुत सारा धन है, बहुत सारा पैसा है। हमारा अगला है, साथी हाथ बढ़ाना। ऐसा बात कब बोलते हैं बच्चे, साथी हाथ बढ़ाना, जब किसी को किसी की मदद की जरूरत पड़ती है ना, तो तब बोलते हैं साथी हाथ बढ़ाना। साथी होता है मित्र, सखा। कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता, खेत सूख जाते हैं, पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं, है ना। हमने पाठ में पढ़ा था कि पूर्वी सीमा की तरफ अकाल पड़ गया था। तो ये सारी स्थिति कहाँ होती है, अकाल के टाइम में ऐसा ही होता है। जब सूखा पड़ जाता है, बारिश नहीं होती है, तो कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती है ना। तो नदियों में पानी है, नालों में पानी है, वो धीरे धीरे करके सूख जाएगा, है ना। और तालाबों में पानी है, वो भी सूख जाएगा। गर्मी पड़ती है, ऊपर से सूरज की धूप पड़ती है, तो पानी सूख जाता है। और जो फसल हैं, खेतों में फसल लगी होती है, जैसे गेहूं की फसल है, गन्ने की फसल है, तो क्या होता है, वो भी उनको अगर पानी नहीं देंगे टाइम पे तो क्या हो जाएगा, सूख जाएंगे। तो खेत सूख जाते हैं, खेत में जो भी हरा भरा घास है वो सारे सूख जाते हैं, पेड़ भी सूखने लगते हैं। जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, वो क्या है, प्यास के मारे मरने लगते हैं। और लोग भी फिर धीरे धीरे उनके पास अनाज खत्म हो जाता है, पानी खत्म हो जाता है, तो वो भी भूख के मारे मरने लगते हैं, है ना। तो इसी को बोलते हैं अकाल। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। तो देखिए होता है ना ऐसा, अगर वहाँ पर सूखा है तो बाकी इलाके के लोगों का हक बनता है ना कि उनको मदद करें, है ना। तो उन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है उस टाइम पे। तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। देखिए जैसे अभी थोड़े दिन पहले आप टीवी में देख रहे थे, बाढ़ आई थी केरल में, तो सब लोगों ने मिल करके उनकी हेल्प की थी, है ना। वहाँ पर लोगों के पास कुछ ना कुछ सामान पहुँचाया था लोगों ने मिल करके आपस में। तो सरकार भी मदद करती है, लोग भी मदद करते हैं, तभी जो लोग हैं, जो जिनको ज़रूरत होती है उस टाइम पर, वो जिंदा रह पाते हैं। तो ये कह रहा है कि ऐसे अगर अकाल पड़ गया है कहीं पर किसी इलाके में, तो तुम भी उन लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। कर सकते हैं ना बच्चे, और करते भी हैं। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो देखिए आपको अभी बताना है कि आप ऐसे अगर अकाल पड़ गया है तो आप ऐसे लोगों की मदद कैसे करोगे। तो आपको पता है
जैसे अभी पीछे बाढ़ आई थी केरला में, तो क्या किया था, सभी बच्चों ने मिल करके क्लास वाइज डोनेशन इकट्ठा किया था। कुछ बच्चों ने पैसे दिए थे अपने, जो बच्चों के गुल्लक में होते हैं या बच्चों के पास जो भी पापा मम्मी जो भी खर्च करने के लिए देते हैं, तो बच्चों ने जो बचा कर रखते हैं बच्चे, है ना, पॉकेट मनी, उसमें से कुछ बच्चों ने पैसे दिए थे, कुछ टीचर्स ने दिए थे, कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स से, पड़ोस से भी लेकर के आए थे। तो ऐसे डोनेशन यानी कि दान करते हैं सभी लोग और इकट्ठा कर लेते हैं पैसा, और बाद में उन लोगों के पास मदद पहुंचाते हैं। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, और आप इसका उत्तर भी ऐसे लिख सकते हैं कि अकाल में परेशान लोगों की मदद करने के लिए मैं अपनी कक्षा के सभी बच्चों के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे करूँगा। कर सकते हैं ना बच्चे ऐसे, और उन पैसों से फिर कुछ सामान खरीद कर उन लोगों तक पहुंचाएंगे। अब आप कैसा सामान पहुंचाते हैं, जो सामान जल्दी ख़राब नहीं होता। आप रोटी पहुंचाएंगे तो हो सकता है 4-5 दिन में रोटियां ख़राब हो जाएं, है ना। अगर सब्जी भेजेंगे तो सब्जी भी हो सकता है 2-4 दिन में ख़राब हो जाए, दूध भी ख़राब हो सकता है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसी सूखी चीज़ें जो जल्दी ख़राब नहीं होती है ऐसी चीज़ें भेज देते हैं। जैसे बिस्किट के पैकेट हैं, पानी की बोतल हैं, उनके पहनने के लिए कपड़े हैं। कई बार ज़्यादा सर्दी होती है वहाँ पर तो लोग कपड़े पहनते हैं, है ना, तो उनके कपड़े भेज सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऐसी चीज़ें उनको भिजवा सकते हैं मिल करके। जैसे सभी क्लास के बच्चे पैसे इकट्ठा कर लें और फिर सारे स्कूल की तरफ से भिजवा दें किसी एनजीओ के थ्रू या फिर डायरेक्ट। तो ऐसे करके आप ऐसी चीज़ें पहुंचा सकते हैं और आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बाकी के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।